हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी हम 2005 से लेकर 2024 तक जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं, ठीक है, यानी पीवाईक्यू हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू हम करने लग रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको 31 क्लास प्रोवाइड करवा दी। आज अपनी 32वीं क्लास है। जिस भी बच्चे ने 31 क्लासें नहीं देखी तो मैंने भी प्लेलिस्ट बना रखी है, अपने चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, और आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। ठीक है भाई, क्या बताना, जो अघोष ध्वनि है वो हमें बताना, युग्म दे रखा है वो बताना। ठीक है, अघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है, पहली और दूसरी, ये क्या होती है अघोष ध्वनियाँ, और तीसरी चौथी पांचवी ये होती है सघोष ध्वनियाँ। ठीक है, और सघोष ध्वनि के अंदर यह रलय भी आता है। ठीक है, और अघोष ध्वनि के अंदर भाई ऐसे क ख, पहला दूसरा हो गया ना वर्ण, क ख च छ, ठीक है, ट ठ त थ प फ ये आते हैं, और ऊष्म व्यंजन आते हैं श स और श। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो देखो भाई, क ख पहला दूसरा, च छ पहला दूसरा, ट ठ पहला दूसरा, त थ पहला दूसरा, प फ पहला दूसरा। तो यहाँ पे प फ है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, क्योंकि प फ क्या होता है अघोष ध्वनियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामदहीन मिश्र की कृति कौन सी है। क्या भाई, निम्नलिखित में से रामदहीन मिश्र की कृति कौन सी है वो हमें बतानी है भाई। ठीक है, तो विभक्ति विचार, जो विभक्ति विचार है वो किसका है, वो रामदहीन मिश्र जी का तो नहीं है, लेकिन फिर किसका है, ये है भाई गोविंद नारायण मिश्र जी का है। गोविंद नारायण मिश्र जी का है विभक्ति विचार। ठीक है, फिर जो भाषा तत्व है, भाषा तत्व प्रकाश, ये किसका है, ये विश्वेश्वर दत्त शर्मा का है। इसका विश्वेश्वर दत्त शर्मा का है भाई। ठीक है, और हमारा हिंदी व्याकरण, ठीक है, ये किसका है, ये कामता प्रसाद गुरु का है। इसका कामता प्रसाद गुरु का है भाई। ठीक है, और जो बी ऑप्शन है अपना, ये अपना ठीक है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण, ये रामदहीन मिश्र की कृति है। ठीक है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, हिंदी रीति ग्रंथों की, क्या भाई, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, किस इतिहासकार का कथन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है भाई, और काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। क्या भाई, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा किससे चली, चिंतामणि त्रिपाठी से, ठीक है, से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, किस इतिहासकार का ग्रंथ है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, बच्चन सिंह का। तो ए ऑप्शन अपना ठीक है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, और रीतिकाल का प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि को ही मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार का नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दिया है। ठीक है भाई, जो रीतिकाल है उसको श्रृंगार का नाम किस इतिहासकार ने दिया है वो हमें बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद ने, राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, और आदिकाल को क्या कहा इन्होंने, आदिकाल को वीर काल कहा है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा, बालचंद विजवाई भाषा दूही नहीं लग गई दूजन हासा, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है। देखो भाई, मैंने जो आपको 31 क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर करवाए मैंने 31, और उसमें ये जो पंक्तियाँ हैं काफ़ी बार पूछी गई है। बालचंद विजवाई भाषा दूही नहीं लग गई दूजन हासा, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है। तो स्वयंभू की है, नरपति नाल की है, विद्यापति की है, मधुकर कवि की है। तो विद्यापति जी की ये
पंक्तियाँ रहेगी। और विद्यापति को भाई आप सभी को पता है, जो विद्यापति है इनको किस किस नाम से पुकारा जाता है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। मैथिल कोकिल भाई, ठीक है। अभिनव जयदेव, नवल विशेखर, ठीक है, इनको इन नामों से पुकारा जाता है। और जो रामचंद्र शुक्ल जी है और हरप्रसाद शास्त्री जी है, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारिक कवि मानते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। शुद्ध श्रृंगारिक कवि मानते हैं। अगला है भाई छठा क्वेश्चन, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है? क्या भाई कौन सा ऐसा रास्य काव्य है जिसकी कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है? ठीक है, सुख सुखी के द्वारा किया गया है। तो भाई पृथ्वीराज रासो, कीर्ति पताका, बीसल देव रासो, खुम्हार रासो। तो पृथ्वीराज रासो की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है भाई, ठीक है। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है। सातवां क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार धत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? ठीक है, धत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? छंद के रूप में, कथा के एक अंश के रूप में, छेदन के अर्थ में। भाई छेदन के अर्थ में क्या है? दत्ता शब्द का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है अपना, संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? क्या भाई संत मत के अलावा पूछा है, जो शब्द है उसका प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? ठीक है, तो सिद्ध में, जैन में, नाथ में, सखी में। तो नाथ पंथ में क्या है? शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी प्रचलन हुआ है। और जो नाथ पंथ है इनके प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हुआ, कुछ नाहि का नाव धरी बर्मा, सब संसार साथ झूठ समझे नहीं, ना कुछ किया विचार। उपयुक्त दोहा किस कवि का? क्या भाई कुछ नाहि का नाव धरी भरमा, सब संसार साथ झूठ समझे नहीं, ना कुछ किया विचार। तो ये दोहा किस कवि का है, ये हमें बताना है भाई। तो किस कवि का है? कबीरदास का, रहीमदास का, जायसी का या दादू दयाल का? तो भाई दादू दयाल का दोहा रहेगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य, हरिवंश, मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य क्या है? ठीक है, ब्रह्म समाज के प्रवर्तक है भाई। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ठीक है। और जो हमारा भाई निम्बारकाचार्य है, देखते हैं ब्रह्म समाज के प्रवर्तक तो कौन हो गए? मध्वाचार्य हो गए, ठीक है। और इनका दर्शन कैसा था? द्वैतवाद। कैसा था भाई? द्वैतवाद दर्शन के थे। और द्वैतवाद में क्या है? कृष्ण भक्ति की जाती है, ठीक है। क्या की जाती है? कृष्ण भक्ति की जाती है। और इसके अलावा भाई जो हमारे शंकराचार्य हैं वो सम्मार्थ संप्रदाय से संबंधित थे, यानी अद्वैतवाद से, ठीक है। और रामानुजाचार्य थे भाई श्री संप्रदाय से संबंधित। और विशिष्ट भाई द्वैतवाद, ठीक है, ये इनका था। और राम भक्ति करते थे भाई ये, ठीक है। और निम्बार्क ये सनकादि संप्रदाय से आते हैं, ठीक है। इन्होंने द्वैतवाद दिया। और राधा कृष्ण के
जो राधा कृष्ण का युगल रूप है, ठीक है, उसकी उपासना ये करते थे। इसके बाद है हमारे वल्लभाचार्य। ये रुद्र संप्रदाय से आते हैं और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक रहे हैं और पुरुषोत्तम कृष्ण के ये उपासक थे भाई। 11वां क्वेश्चन है, कहा करो बैकुंठी जाए, जह नहीं नंद जह न जसोदा, नहीं जह गोपी गवाल न गाए। ठीक है, तो उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? क्या भाई, कहाँ करो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जशोदा, नहीं जह गोपी गवाल ने गाए। भाई आप सभी को पता है ये दोहा किसका है? ठीक है, हमारे भाई पता नहीं 9th क्लास में है ये, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। सूरदास का है, परमानंद दास का, नंददास का या रसखान का। तो भाई ये काव्य पंक्तियाँ वल्लभाचार्य के शिष्य हुए हैं, उनकी है और उनका क्या नाम है? परमानंद है। ठीक है, और अष्टचाप के ये कवि भी रह चुके हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? जो ज्ञानदीप है उसके रचनाकार कौन है? पहले तो इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। ज्ञानदीप का प्रकाशन वर्ष है 1619 ईस्वी। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। तो देखते हैं, उस्मान है, कासिम शाह है, नूर मोहम्मद है, शेख नबी है। तो भाई ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? शेख नबी है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। ठीक है, कौन सा? डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 13वां, गगन होता नहीं मही, होते होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार में रचा मोहम्मद नूर। यह दोहा जायसी की किस काव्य कृति का है? भाई जायसी की क्या है? ये पंक्तियां हैं। ठीक है, अब इनकी काव्य कृति पूछ रखी है, किस काव्य कृति से है? तो कई बार क्या है, जो हमारी ये पंक्तियां ये भी पूछी जाती है। ठीक है, तो हमें ध्यान से देखना है। गगन हुता नहीं मही हुती, हुते चंद्र नहीं सूर, ऐसे अंधकार में रचा मोहम्मद नूर। ठीक है, जायसी जी की पंक्तियां हैं और किस काव्य कृति से ली गई है? तो पद्मावत से, अखरावट से, आखिरी कलाम से या कन्हावत से? तो आखिरी कलाम से ये पंक्तियां ली गई हैं भाई। ठीक है, और ये पद्मावत, अखरावट, कन्हावट ये जायसी जी की रचनाएं हैं। 14वां क्वेश्चन है अपना, कमल दल नैननी की उन्माननी, बिसरत नाहि सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कानी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार है क्या भी? कमल दल नैननी की उन्माननी, बिसरत नाहि सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कानी। ठीक है, तो कौन है इनके रचनाकार? नंददास है, मीराबाई है, रहीम है या रसखान है? तो रहीम जी क्या है? इन पंक्तियों के रचनाकार हुए हैं भाई। मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, जो ये पंक्तियाँ आती है उसकी कोई ट्रिक नहीं होती, वो हमें अभ्यास, जितना हम अभ्यास करेंगे, ठीक है, वैसे ही हमको ये याद होती चली जाएंगी। 15वां क्वेश्चन है भाई, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ठीक है, गोरखनाथ के, कबीरदास के, तुलसीदास के, जायसी की। तो ये पंक्तियाँ भी तुलसीदास की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16वां, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। क्या भाई? हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? तो देखो भाई, जो ये कथन है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसका? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। पूछा जा सकता है पेपर में, क्योंकि पहले भी पेपर में आया हुआ है ये क्या भाई? हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और किसके संबंध में है? तो कबीरदास के, जायसी के, रहीम के या रसखान के? तो जायसी जी के ये संबंध में कथन है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा 16वें क्वेश्चन का भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, हीन भय जल मीन अधीन कहा कति मो अकुलानी समाने, नीर स्नेही को लाए कलंक
निराश हवे कायर त्याग प्राणे, नीर स्नेही में कौन सा अलंकार है। क्या भाई नीर स्नेही में कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है। तो अभंग पद श्लेष है, सभंग पद श्लेष है, श्लेष वक्रोक्ति या श्लेष वक्रोक्ति है। तो भाई बी ऑप्शन अपना ठीक है। सबंग पद क्या है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है भाई जब किसी काव्य पंक्ति के किसी पद विशेष को तोड़कर, ठीक है, यानी जो विशेष पद है उसको क्या करते हैं, भंग कर देते हैं, यानी उसको तोड़ देते हैं। ठीक है। और उससे दो या अधिक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, उससे या तो दो अर्थ निकलते हैं या दो से ज़्यादा अर्थ उसमें निकल जाते हैं, तो वहाँ पर सबंग श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पर किसने पूछा, नीर स्नेही में अलंकार पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पे दो पद अलग निकल गए, नीर और स्नेही, इसलिए यहाँ पे सबंग श्लेष अलंकार हो गया भाई। अगला क्वेश्चन 18वां, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है। जो भिखारी दास है उसने काव्य निर्णय में, ठीक है, भिखारी दास का क्या है, काव्य निर्णय है, तो उसमें भाई किसका विवेचन किया है। सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन, काव्य भेद। तो सर्वांग विवेचन का क्या है, इसमें वर्णन किया है भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है। जो रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है। और बिहारी क्या है, रीतिकाल के हमारे कवि हुए हैं। भिखारी की भाषा चलती है, भिखारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी क्या है, साहित्यिक है। ये बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 20वां क्वेश्चन भाई, जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सब कलह एक राज में, राज कलह को मूल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई। क्या भाई, जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीत कालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है। ठीक है। तो चाचा हित वृंदावन दास, भगवत रसिक, अलबेली अली या नागरीदास। तो नागरीदास जी हैं इस पंक्ति के रचनाकार। और जो नागरीदास है उनका वास्तविक नाम क्या है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। तो इनका भी वास्तविक नाम है सावंत सिंह। क्या भाई, सावंत सिंह। और ये भाई किशनगढ़ के राजा थे। और ग्रह कलेश था भाई, घर में क्या है, लड़ाई झगड़ा रहता था, उससे उब कर ही ये वृंदावन चले गए थे। ठीक है। और वहाँ पर क्या थे, विरक्त भक्त बन गए थे। अगला क्वेश्चन 21वां भाई हमारे पास, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है भाई। क्या भी रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा। 22वां क्वेश्चन है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। क्या भाई, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, लेख के रचनाकार है। ये क्या एक लेख है। ठीक है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या लेख है, ये बालकृष्ण भट्ट का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ये रामचंद्र शुक्ल का। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये लेख रहेगा। ठीक है। और ये भी लेख 1913 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और आप सभी को पता है सरस्वती के संपादक भी महावीर प्रसाद द्विवेदी थे 1903 से लेकर 1920 तक। ठीक है, या 18 तक, सॉरी। 23वां क्वेश्चन है, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन को अंत खिले। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है। क्या भी, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिले। तो ये किसकी पंक्तियां, मैथिली शरण गुप्त के, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद के, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां भाई महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है, महादेवी वर्मा जी की ये काव्य पंक्तियां रहेंगी।
और महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है। निहार, रश्मि, नीरजा, निहार, रश्मि, नीरजा, ठीक है, दीपशिखा, यामा, ठीक है, ये इनके क्या है? काव्य संग्रह रहेंगे वे। 24वां क्वेश्चन है, देहाती दुनिया के लेखक हैं। जो देहाती दुनिया है इसके लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी है, सुदर्शन है, शिव पूजन सहाय है, राहुल सांस्कृत्यायन है। तो शिव पूजन सहाय क्या है? देहाती दुनिया के लेखक रहेंगे वे, ठीक है। और देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय जी है। और यह क्या, एक आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। मैला अंचल तो है ही एक आंचलिक उपन्यास, लेकिन देहाती दुनिया भी क्या है? ये भी एक आंचलिक उपन्यास में ही आता है भी। और इस उपन्यास के केंद्र में क्या है? बिहार का राम शहर है भी। राम शहर गांव का, राम शहर नामक एक छोटा सा गांव है बिहार का। ये राम शहर क्या है? गांव का नाम है, छोटा सा गांव है। इसका इसमें क्या है? वर्णन हुआ है। और जो अपनी निर्धनता, अज्ञानता और रूढ़ियों और अंधविश्वास की मार सहता हुआ चित्रित किया गया है, ठीक है। जो ये गांव है राम शहर, इसमें क्या है? निर्धनता है, अज्ञानता है, रूढ़ियाँ है और अंधविश्वास है। ये सब क्या है? लेखक ने चित्रित किया है इस उपन्यास में, देहाती दुनिया में। 25वां क्वेश्चन है भाई, यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंची थी, ठीक है। तो किस उपन्यास से ये लिया गया है भाई? तो ये मेला अंचल, काल कथा, पीढ़ियाँ या इन्हीं हथियारों से। तो 25वें क्वेश्चन का अपना ए आंसर बिल्कुल ठीक है, मेला अंचल से ये लिया गया है भाई उद्धरण, ठीक है। और ये भी आप सभी को पता है, जो मेला अंचल है वो किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, ठीक है। किसका? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। और कौन से गांव का इसमें चित्रण हुआ है? पूछा जाता है कई बार। बिहार के मेरीगंज, क्या भाई? बिहार के मेरीगंज गांव का इसमें वर्णन हुआ है। उसके रहन सहन, रीति रिवाज, राजनीतिक स्थिति, ठीक है। और वही जो उसमें ये क्या है? इसमें सभी इसमें वर्ण हुआ है। और जो रेणु जी हैं उनके उपन्यास कौन कौन से है? प्रतिपर कथा है, जुलूस है और दीर्घतपा है भाई, दीर्घतपा। अगला क्वेश्चन है 26वां, इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विचारक क्या है? मार्क्सवादी है। तो लियो लामथेल, जोग देरेता, इपोलित तेन या जॉर्ज लुकास। तो जॉर्ज लुकास क्या है? मार्क्सवादी विचारक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है, ठीक है। देखो भाई, निर्मल वर्मा का ये यात्रा संस्मरण है क्या? चीड़ों पर चांदनी। तो पूछा जाता है चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा संस्मरण है? तो निर्मल वर्मा का है ये, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हल होते हैं, ठीक है। एक तो चीड़ों पर चांदनी किसका? निर्मल वर्मा का। और ये किस विधा का? तो यात्रा संस्मरण है ये, ठीक है। तो इसमें क्या आधारित है ये इसमें पूछ रखा है। तो शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास या एशिया प्रवास। तो यूरोप प्रवास इसमें क्या है? आधारित है भाई, क्या है? यूरोप प्रवास इसमें आधारित है। अगला क्वेश्चन है, अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? जो अछूत की शिकायत है उस कविता का प्रकाशन वर्ष क्या रहेगा? तो 1907, 1912, 1914, 1920। तो 1914 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा, अछूत की शिकायत, ठीक है। और ये आधुनिक हिंदी की प्रथम दलित कविता है भाई, ठीक है। क्या भाई? प्रथम दलित कविता है, आधुनिक हिंदी की प्रथम दलित कविता है, ये कविता है, ये प्रथम दलित, ठीक है। अछूत की शिकायत। और 1914 में किस में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में प्रकाशित हुई थी ये, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है हीरा डोम, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये कविता कौन सी बोली में? भोजपुरी में, ठीक है, भोजपुरी में ही।
अगला क्वेश्चन है भाई 29वां। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? ठीक है, कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसका संबंध अप्रवासी जीवन से है भाई? तो देखते हैं। वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है लाल पसीना, इसका संबंध अप्रवासी जीवन से है। ठीक है, और ये किसका है भाई उपन्यास? ये है अभिमन्यु अनंत का। किसका? अभिमन्यु अनंत का ये उपन्यास रहेगा भाई। और जो अभिमन्यु अनंत है, इनको मॉरिशस का काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है भाई। ठीक है, और जो लाल पसीना है वो 1977 में क्या था, ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसमें भाई इस उपन्यास के अंतर्गत क्या है, अप्रवासी भारतीयों के दर्द भरे जीवन का चित्रण किया गया है। जो अप्रवासी भारतीय है, ठीक है, उनके दर्द भरे जीवन का चित्रण इसमें किया गया है लाल पसीना में। 30वां क्वेश्चन है, स्त्री तत्व का मानचित्र किसकी रचना है? क्या भाई स्त्री तत्व का मानचित्र किसकी रचना है? तो सुशीला टाकभोरे की, सविता सिंह की, अनामिका की, प्रभा खेतान की। तो अनामिका की ये रचना रहेगी स्त्री तत्व का मानचित्र। 31वां क्वेश्चन रहेगा भाई अपना आज की क्लास का। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? ठीक है, भारतेंदु जी के बारे में पूछा है। ठीक है, तो उनका कौन सा ऐसा नाटक है जिन्होंने भारतेंदु ने अपने आप ही नाट्य रासक और लास्य रूपक कहा है? तो विशेष विषमोदक, नीलदेवी, अंधेर नगरी, भार दुर्दशा। तो भार दुर्दशा को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रास्य व लासक रूपक कहा है और 1880 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और भाई यह हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। क्या भी पहला मौलिक क्या है? राजनीतिक नाटक है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण तथा जो अंग्रेजी राज थी उसकी क्या है, निंदा की गई है। ठीक है, भारत दुर्दशा में। और मैंने आप सभी के लिए क्लास प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है, हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास। ठीक है, बेहतरीन नोट्स के आधार पे मैंने वो आपको क्लास प्रोवाइड करवाई है। तो प्लीज़ आप उन क्लासों को भी देखिए। जब आप उन क्लासों को देखोगे तो आपको सचमुच ये लगेगा, हाँ भाई मैडम ने जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पेपर में आने वाली चीज़ें हैं, वो उन नोट्स के ज़रिए से करवाई है। आप उनको अगर पढ़ोगे और फिर ये क्लासें लगाओगे तो आप बहुत जल्दी ही क्वेश्चन हल कर सकोगे। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? ठीक है, अभी जातिवाद की समस्या को किस नाटक में उठाया गया है, यह पूछा है। तो नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता। तो कोर्ट मार्शल में क्या है, जातिवाद की समस्या को उठाया गया है भाई। और कोर्ट मार्शल किसका चर्चित नाटक है भाई? जो कोर्ट मार्शल है उसकी विधा क्या है, नाटक है। और ये किसका है, ये है स्वदेश दीपक का है भाई। स्वदेश दीपक इसके लेखक हैं। ठीक है, और इस नाटक में क्या संदेश दिया गया है कि हमारे देश का हर क्षेत्र, यहाँ तक कि रक्षा विभाग, ठीक है, जो रक्षा विभाग है वो भी क्या है, रक्षा विभाग यानी सेना, ठीक है, वो भी क्या है, जातिवादी मानसिकता का शिकार है। कोर्ट मार्शल में यही दिखाया गया है, जो हमारा सेना विभाग है, रक्षा विभाग है, वो भी क्या है, जातिवादी, ठीक है, जातिवादी मानसिकता का क्या है भाई, शिकार है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतर है? ठीक है, रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक, ठीक है, बेन जॉनसन के नाटक। ठीक है, रामेश्वर प्रेम का नाटक पूछ रखा है। जो बेन जॉनसन के नाटक वॉलपोनी और दी फॉक्स, जो बेन जॉनसन हैं उनके नाटकों का क्या नाम है, वॉलपोनी और दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है। तो राजा नंगा, लोमड़ वेश,
शस्त्र संतान या कैंप्स। तो लोमड़ वेस्ट क्या है? बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी और दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है। और लोमड़ वेस्ट किसका नाटक है? रामेश्वर प्रेम का। किसका है भाई? रामेश्वर प्रेम का ये नाटक रहेगा भाई। एक अगला क्वेश्चन है 34वां। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? भाई कौन सी ऐसी एकांकी है जिसमें संयुक्त परिवार में जो समस्याएं होती हैं उसको उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली और तौलिए। तो भाई सूखी डाली में क्या है? संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है और ये क्या है? एक एकांकी है। सूखी डाली क्या है? एकांकी है। और किसकी एकांकी है ये? उपेंद्र नाथ अश्क की। किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क की ये एकांकी रहेगी। ठीक है। जो बहनें हैं, तौलिया है, अधिकार का ये भी इन्हीं की है भाई। 35वां क्वेश्चन है बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या रहेगा? ठीक है, पहले तो ये देखते हैं किसकी रचना है। तो ये सैमुअल टेलर कोलरिज की रचना है। ठीक है, कोलरिज की ये रचना रहेगी। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1817 ईस्वी। 1817 ईस्वी रहेगा भाई। ठीक है। 36वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? क्या भाई निम्नलिखित में से जो डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है वो हमें बतानी है। तो रैम्बलर, साइंस एंड पोइट्री, इल्यूजन एंड रियलिटी या एस्थेटिक। तो भाई जो डॉक्टर जॉनसन की कृति है रैम्बलर। क्या है? रैम्बलर है भाई। क्या है? रैम्बलर है। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? कोई क्या भाई नई आलोचना से संबंधित नहीं है। इनमें से एक समीक्षक है जो नई आलोचना से संबंधित नहीं है। तो सिपनग्रान, रोलाबार्थ, किल्थ बुक्स या जॉन क्रो रैनसन। तो रोलाबार्थ क्या है? समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है। ठीक है। 38वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? ठीक है, आचार्य विश्वनाथ का इनमें से कौन सा कथन है जो नहीं है? तो रस अखंड है। ठीक है, ये है आचार्य विश्वनाथ का कथन। रस सब प्रकाश है, ये भी है। रस वेदांतर शब्द सुनने हैं, ये भी है। रस अपने आकार से भिन्न रूप से में आस्वादित किया जाता है, ये कथन इनका नहीं है भाई। ये कथन इनका नहीं है। अगला क्वेश्चन है 39वां, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? जो भाई ध्वन्यालोक है वो किस शताब्दी का ग्रंथ है, ये इसमें पूछ रखा है भाई। तो 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो ये 9वीं शताब्दी का ग्रंथ रहेगा ध्वन्यालोक भाई। ठीक है, और किसका है ये आनंदवर्धक का ये ग्रंथ है। ठीक है, कौन सा? ध्वन्यालोक भाई। और आनंदवर्धन क्या है? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है आनंदवर्धन। और आनंदवर्धन का ही ग्रंथ है ध्वन्यालोक और 9वीं शताब्दी का ये ग्रंथ रहेगा। अगला 40वां क्वेश्चन, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है। क्या भाई सौंदर्य की क्या होती है? वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। किसका कथन है? सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, रामविलास शर्मा का, नंद दुलारी वाजपेयी का है। तो ये भाई रामविलास शर्मा जी का ये कथन रहेगा। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है। क्या भाई सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। ये कथन रामविलास शर्मा जी का है। अब आगे भी जो रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का क्या करना, हमें सही क्रम लगाना है।
ठीक है, तो लगाते हैं। देखते हैं भाई, रचना काल की दृष्टि से हंस जवाहिर, जयचंद प्रकाश, मधुमालती, मृगावती। तो जो हमारे हंस जवाहिर है, ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1736 ईस्वी में। ठीक है, और किसकी रचना ये है? कासिम शाह की। किसकी है? कासिम शाह की। हंस जवाहिर कासिम शाह। जयचंद प्रकाश ये है भट्ट केदार की रचना और 12वीं सदी की ये रचना रहेगी, इसलिए भाई 12वीं सदी की सबसे पहले यही आएगी। फिर मधुमालती है। मधुमालती किसकी है? मंझन की है। ठीक है, मधुमालती किसकी रचना? मंझन की, और 1545 की रचना रहेगी। मृगावती किसकी है? यह है कुतुबन की, और 1503 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा भाई। ठीक है, तो 12वीं सदी क्या सबसे पहले आएगी? 12वीं सदी जयप्रकाश भट्ट केदार की है। तो भाई डी ऑप्शन में ही है, इसलिए ये तीनों कट गए। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी फिर 1503 मृगावती किसकी है? कुतुबन की। 1545 मधुमालती किसकी है? मंचन की। 1736 हंस जवाहिर कासिम शाह की। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, जन्म काल की दृष्टि से बताना भाई हमें कवियों का सही अनुक्रम। तो देखते हैं, जगनीक है, खुसरो है, श्रीधर है, चंद्रबरदाई है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? चंद्रबरदाई आएंगे। ठीक है, चंद्रबरदाई सबसे पहले आएंगे, इस बात का आप सभी को पता होगा। ठीक है, फिर भी हम क्या है इनके जन्म के अकॉर्डिंग देखते हैं। चंद्रबरदाई का जन्म भाई 1668 में हुआ था। ठीक है, और जो जगनीक है इनका हुआ था 1173 में। खुसरो है 1253 में भाई, 1253 में, और श्रीधर का हुआ था 1297 में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कौन आ गया? चंद्रबरदाई आ गया। ठीक है, उसके बाद जगनीक 1173, फिर खुसरो 1253, फिर श्रीधर 1297। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43वां, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम बताना है। फिर जन्म काल की दृष्टि से फिर देखो भाई, चिंतामणि, बिहारी, घनानंद, मतीराम, ये सभी रीतिकाल के कवि हैं। किसके हैं? रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल में इनमें से सबसे बड़े हैं बिहारी। ठीक है, बिहारी 2 ऑप्शन में है। ठीक है, बिहारी के बाद फिर चिंतामणि आएंगे, फिर मतीराम, फिर घनानंद आएंगे। ठीक है, फिर भी हम इनको क्रम इनके जन्म के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला है बिहारी। बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था भाई। ठीक है, चिंतामणि का 1609 ईस्वी में हुआ था। मतीराम का 1617 में हुआ था, और घनानंद का 1679 में हुआ था। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। पहले बिहारी, चिंतामणि, मतीराम, फिर घनानंद। अगला 44वां क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो बताते हैं भाई, गोविंद स्वामी, आलम, गुमान मिश्र और बेताल। ये बेताल है, बेताल नहीं बेताल है। ठीक है, तो गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी में हुआ था भाई। ठीक है, और आलम का 1683 में, 1683 है ये, और गुमान मिश्र का हुआ था 1743 में। ठीक है, और बेताल का हुआ था 1782 में भी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। पहले गोविंद स्वामी, फिर आलम, फिर गुमान मिश्र, फिर बेताल। 45वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? क्या भाई जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और इन्होंने अपने ग्रंथ में जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है, क्या जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं उन कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है भाई? पहले किसको रखा, फिर उसके बाद में किसको, फिर किसको। ठीक है, तो सबसे पहले जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने परमानंद दास को सबसे पहले रखा है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। परमानंद दास, चतुर्बुद्ध दास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी। ठीक है, गोविंद स्वामी को सबसे पीछे रखा है, पहले परमानंद दास, चतुर्बुद्ध दास,
छित स्वामी गोविंद गोविंद स्वामी भाई। ठीक है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ये रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग पूछ रखा था। रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के, जो विष्णु प्रभाकर है, उनके उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। 46वां क्वेश्चन रहेगा अपना। तो अर्धनारीश्वर, ढलती रात, सौपनमयी, कोई तो है, कोई तो जो ढलती रात है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, फिर भी हम क्या है इनके प्रकाशन वर्ष को देखते हैं। जो अर्धनारीश्वर है उसका प्रकाशन हुआ था 1992 में। कब हुआ था भाई? 1992 में हुआ था अर्धनारीश्वर का। फिर ढलती रात है, इसका हुआ था 1951 में। और ये विष्णु प्रभाकर जी के उपन्यास है भाई। और जो सौपनमयी है उसका हुआ था 1956 में। और कोई तो है ये 1980 में। तो सबसे पीछे बाद में क्या आएगा? अर्धनारीश्वर आएगा। क्योंकि देखो 1951, 1956, 1980, 1952, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहा, क्योंकि अर्धनारीश्वर एक ही ऑप्शन में है पीछे। और 1951 में क्या है? ढलती रात। 1956 में सौपनमयी, 1980 में कोई तो है, और 1992 में अर्धनारीश्वर। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कथाकारों को जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम बताएं। जो कथाकार हैं उनका जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। तो भाई जो विष्णु प्रभाकर, इनका जन्म हुआ था 1912 में, धर्मवीर भारती का 1926 में, ठीक है, और मन्नू भंडारी का 1931 में हुआ था, ठीक है, और नरेंद्र कोहली का हुआ था 1940 में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो अपना पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन। 1912 विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती 1926 में आ गए, मन्नू भंडारी 1931 में, और नरेंद्र कोहली 1940 में। वो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। 41वां क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। उपन्यास दे रखे और उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, सेवा सदन किसका? ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है सेवा सदन, और 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था, सेवा सदन का भाई। और अधखिला फूल ये किसका है? यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। अधखिला फूल 1907 ईस्वी में। ठीक है, फिर नूतन ब्रह्मचारी, क्या भी नूतन ब्रह्मचारी, ये है बाल कृष्ण भट्ट का, और 1826 का ये उपन्यास रहेगा भाई। और बूंद और समुंदर, ये है अमृतलाल नागर जी का उपन्यास 1956 का। ठीक है, तो सबसे पहले नूतन ब्रह्मचारी आएगा 1886 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले यही है 1886 में। ये रहा बी ऑप्शन ठीक है, और किसी में पहले नूतन ब्रह्मचारी नहीं है। फिर 1907 में अधकिला फूल, फिर 1918 में सेवा सदन, फिर 1956 में बूंद और समुंदर। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी कब था? 1886 में, और किसका? बाल कृष्ण भट्ट का है। अधकिला फूल 1907 में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का भी। सेवा सदन 1918 में, प्रेमचंद्र जी का। बूंद और समुंदर 1956 में, यह अमृतलाल नागर का। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम भाई। कहानी संग्रह दे रखे हैं, इनका हमें सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता हुआ आदमी। तो देखते हैं, एक धनी का बयान, ये भाई अमरकांत का कहानी संग्रह। एक धनी व्यक्ति का बयान, अमरकांत का कहानी संग्रह 1997 ईस्वी का। ठीक है, ये तेरे प्रतिरूप, ये 1961 का कहानी संग्रह है। और किसका है ये तेरे प्रतिरूप? यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। ठीक है, भूख के 3 दिन, यह है यशपाल जी का 1968 का। भूख के 3 दिन यशपाल का 1968 का है भाई। ठीक है, सतह से उठता हुआ आदमी, यह है गजानंद माधव मुक्तिबोध का, और 1971 का है भाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये तेरे प्रतिरूप आएगा 1961, ये रहा, इसमें भी है भाई, इसलिए ये दोनों कट गए।
फिर है 1968 भूख के 3 दिन, भूख के 3 दिन ये रहा। ठीक है, 1968 का है ये। सतह से, फिर 1971 सतह से उठता हुआ आदमी, ये रहा, इसलिए ये भी कट हो गया। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, अगला 50वां क्वेश्चन है भाई, जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो सही अनुक्रम देखते हैं। पहले आंसू झरना प्रेम पथिक लहर, तो आंसू है 1925 में प्रकाशित हुआ था, और जयशंकर प्रसाद के सभी ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है। ठीक है, और झरना 1918, प्रेम पथिक 1914 भाई, और लहर 1933। ठीक है, और कमायनी 1935, काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो प्रेम पथिक सबसे पहले आएगा 1914, 2 में दे रखा है इसलिए पहला और दूसरा कट हो गया। 1914 के बाद 1918 झरना, इसमें लहर है इसलिए ये भी कट हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद 1925 में आंसू, फिर 1933 में लहर। ठीक है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। काव्य ग्रंथ पूछे हैं, दिए गए वे प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में बताना है। ठीक है, देखते हैं। युगांत, श्रवणधूलि, सत्यकाम, लोकायतन। ठीक है, 51वां क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बताते हैं, ये जो काव्य ग्रंथ है ये किसके, युगांत, श्रवणधूलि, सत्यकाम और लोकायतन, ये है सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य ग्रंथ। किसके हैं, सुमित्रानंदन पंत जी के हैं भैया। ठीक है, युगांत 1936 की रचना है इनकी। ठीक है, श्रवणधूलि 1947 की है। ठीक है, फिर है लोकायतन 1964 की है भाई, और सत्यकाम ये 1975 की है। ठीक है, ये सभी रचनाएं किसके, सुमित्रानंदन पंत जी की है भाई। तो देखो, सबसे पहले 1936, फिर 1947, इसलिए तो आएंगे नहीं, पहले दूसरे में है कन्फ्यूजन। फिर 1964 लोकायतन, सत्यकाम 1975, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। और जो युगांत है, ठीक है, ये जो युगांत इनकी काव्य ग्रंथ है, इनका काव्य है, ठीक है, ये प्रगतिवादी कविता है इनकी। ठीक है, ये मैंने आपको जो हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास के नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, ठीक है, प्रगतिवाद के। ठीक है, सुमित्रानंदन छायावाद जब मैंने करवाया था, तो उसके अंदर जब सुमित्रानंदन पंत जी आए थे, तो मैंने आपको उनकी 4 प्रकार की रचनाओं से मिलाया था। ठीक है, एक प्रगतिवादी रचना है, एक अंतश चेतनावादी रचना है, एक मानवतावादी रचनाएं। ठीक है, और एक उनके जो खंड काव्य थे ये भी थे उसमें। ठीक है, 4 मानवतावादी भी आई थी उसमें, काफ़ी इनके 4 पार्ट है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत के 4 प्रकार से इन्होंने रचनाएं की है, वो मैंने आपको बताया था। जिस भी बच्चे ने अगर वो मेरी क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ आप उनको जाके देख लेना भाई। तो देखते हैं एक बार, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो युगांत है, ठीक है, जो युगांत है ये क्या है, ये प्रगतिवादी रचना है। कैसी है, प्रगतिवादी। और श्रवणधूलि कैसी, ये अंतश चेतनावादी है, अंतश चेतनावादी रचना है इनकी। ठीक है, और जो सत्यकामा है ये क्या है, खंड काव्य है। ठीक है, और लोकायतन क्या है, ये है महाकाव्य, महाकाव्य है। और लोकायतन भी नव मानवतावादी रचना भी है इनकी। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, 52वां क्वेश्चन है अपना, 52वां क्वेश्चन रहेगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम बताना है। भाई पुस्तकें दे रखी हैं और प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो एक बार इतना कर लेते हैं, बड़ा दिखेगा नहीं आपको। पहले है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है ये किसका है, ये सुमन राज्य का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका, सुमन राज्य का। और 2003 की ये पुस्तक रहेगी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का, और 1996 का ये है भाई।
ठीक है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, क्या भी मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप है 1970 ईस्वी का, और किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। हिंदी साहित्य और संवेदना, ये किसकी है संवेदना? ये है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का। किसका? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का, और 1986 का है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखो भाई, हमारा सबसे पहले आएगा 1970। ठीक है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, डॉक्टर बच्चन सिंह। फिर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, सुमन राजे। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है 53वां। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। क्या भी? कालक्रम की दृष्टि से नाटक दे रखे और उसका सही अनुक्रम हमें बताना है। त्रिशंकु 1973 का नाटक है, ये 1973 का है। और किसका है ये? ब्रजमोहन साहा का। ब्रजमोहन साहा का ये नाटक है त्रिशंकु। आला अफसर, ठीक है, आला अफसर किसका है? मुद्रा राक्षस का, और 1979 का है ये। भूख आग है, क्या भाई? भूख आग है, ये कृष्ण बलदेव वेद का है। कृष्ण बलदेव वेद का है ये, 1998 का नाटक है। भूख क्या है? भूख आग है। ठीक है। फिर है विश्ववंश, क्या भाई? विश्ववंश किसका? राजेश जैन का, और 1999 का ये नाटक रहेगा। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो पहला ही ऑप्शन अपना ठीक है। 1973 त्रिशंकु ब्रिजमोहन शाह का नाटक है। आला अफसर 1979 मुद्रा राक्षस का नाटक है। भूख आग है 1998 कृष्ण बलदेव वैद्य का नाटक है। और विश्ववंश 1999 राजेश जैन का नाटक रहेगा। ये ऑप्शन अपना ठीक है भाई। 54वां क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है। तो देखते हैं। एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और रेवोल्यूशन। तो एस्थेटिक है, ये है 1901 की रचना। ठीक है, यानी ग्रंथ है। और किसका है? बेनेदत्तो क्रोचे का है एस्थेटिक भाई। द सेक्रेड वुड 1920 का है, और इलियट का है भाई। ठीक है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये 1929 का है। ठीक है, और रिचर्ड का है, आइए रिचर्ड का है। और रिवॉल्यूशन ये है 1936 का, और किसका है ये? फ्रैंक रेमंड लिवीज का है भाई, ये 1936 का है ये। ठीक है। एस्थेटिक 1901 का, द सेक्रेड वुड 1920 का, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 का है, और रिवॉल्यूशन 1936 का है। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बिल्कुल क्रम से दे रखा है भाई। 55वां क्वेश्चन रहेगा अपना प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। आलोचना ग्रंथ दे रखे भाई, उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं। रस मीमांसा, कालिदास की निरकुंजता, ठीक है, शुद्ध कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और हिंदी नव जागरण। तो पहले है कालिदास की निरकुंजता। सॉरी भाई, रस मीमांसा है पहले, 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था। और किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी का ये आलोचना ग्रंथ है, रस मीमांसा 1949 से। फिर कालिदास की निरकुंजता, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ, आलोचना ग्रंथ 1911 का है। ठीक है। शुद्ध कविता की खोज, तो शुद्ध कविता की खोज किसने की थी? रामधारी सिंह दिनकर ने 1966 ईस्वी में भाई। ठीक है, ये याद करने के लिए बना रखा मैंने ये। ठीक है। शुद्ध कविता की खोज किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर के, 1966 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण 1977 ईस्वी इसका प्रकाशन रहेगा, और रामविलास शर्मा इसके लेखक रहेंगे भी। तो सबसे पहले 1911 आएगा कालिदास की निरकुंजता, फिर 1949 रस मीमांसा, फिर शुद्ध कविता की खोज 1966, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण 1977 भाई।
तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। और कालिदास की निरंकुशता किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। रसमीमांसा किसके? रामचंद्र शुक्ल जी की है। शुद्ध कविता की खोज किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका? 1977 सॉरी रामविलास शर्मा का है। ठीक है, अगला स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, 56वां क्वेश्चन रहेगा अपना। तो स्थापना है काव्येषु नाट्यम रम्यम। क्या भाई? काव्येषु नाटक रम्यम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तर्क है क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय है। ठीक है भाई, उसमें क्या है? काव्य के साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। ए भी सही है और आर भी सही है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 56 का सी आंसर। 57वां क्वेश्चन है भाई अपना। ठीक है, काव्यानुभूति का मूल आधार लोकानुभूति ही है। बिल्कुल ठीक है, काव्यानुभूति का मूल आधार क्या होता है? लोकानुभूति ही होता है, क्योंकि केवल लोक जीवन का यथार्थ ही उसके ज्ञान और भाव विस्तार क्षेत्रों का विस्तार करता, कल्पना नहीं। भाई जहाँ पे केवल आ जाता वो नेगेटिव हो जाता है, इसलिए ये क्या है? गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 58वां क्वेश्चन है। 58वां क्वेश्चन है केवल सुंदरता ही क्या भी, या फिर केवल आ गया? केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम है और सौंदर्य ही अनंत काल तक कविता में गूंजता है। ये क्या है? गलत है। केवल आ गया ना यहाँ पे, क्योंकि सत्य और शिव कविता कामनी के सौंदर्य वर्धन के लिए न तो उपयोगी हैं और न ही कालजी। दोनों ही गलत है भाई, ये बात कुछ भी नहीं है, दोनों ही गलत रहेंगे। 58 का डी ऑप्शन अपना ठीक है। एक भी गलत है और आर भी गलत है। ठीक है, 59वां है भाई। आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले किसी युग में प्राप्त नहीं था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दी है। ये क्या है? दोनों ही ठीक है। तो ए भी सही है और आर भी सही है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 60वां क्वेश्चन है अपना। स्थापना है साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना गया है। ठीक है, क्या भाई? साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना गया है। ये ठीक है, क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही होती है। ये बिल्कुल गलत है, जरूर नहीं भी सामूहिक वाचन के लिए हो। ठीक है, अकेला मनुष्य भी इसका वाचन कर सकता कविता का। ए सही है और आर गलत है। बी ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा। 61वां क्वेश्चन है। 61वां क्वेश्चन रहेगा भाई अपना। आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं, क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान किए, संस्कृति को गतिशीलता भी दी है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। ए भी सही है और आर भी सही है, इसलिए अपना सी ऑप्शन ठीक रहेगा। 62वां क्वेश्चन है भाई अपना। 62वां क्वेश्चन रहेगा भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई पर कविता की भाषा ब्रज ही रही थी। का बिल्कुल ये, क्योंकि भारतेंदु युगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है भाई, जरूरी नहीं है भाई ब्रज क्षेत्र के थे, अलग अलग क्षेत्र के थे। तो भाई यहाँ पे ए सही है और आर गलत है, तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा। स्थापना और तर्क भाई 63वां क्वेश्चन है अपना। शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है उसे वाचार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द
वृत्ति अभिधा वृत्ति कहलाती। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्ति से ही होता है। ठीक है, क्या भी जो भाषा में अर्थ ग्रहण है वो अभिधा वृत्ति से ही होता है, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 64वां क्वेश्चन है, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व, ये गलत है भाई। ठीक है, क्योंकि जाति साहित्य का कोई निर्णायक तत्व नहीं होता। ए सही है और आर गलत है। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 65वां क्वेश्चन है अपना, स्थापना है, उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। बिल्कुल ठीक है, क्या भी उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। ठीक है, ये क्योंकि नव पूंजीवादी की नाना विकृतियों और नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ए भी ठीक है और आर भी सही है। अगला है भाई क्वेश्चन 66वां क्वेश्चन है अपना, 66वां क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, मिलाते हैं भाई। जो द्वैतवाद है, ठीक है, इसके है मध्वाचार्य, यानी ए का 4। ठीक है, और मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे। द्वैतवाद से निम्बारकाचार्य है भाई। ठीक है, और निम्बारकाचार्य भाई सनकादि संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद है वो वल्लभाचार्य से संबंधित है। ठीक है, और ये पुष्टि मार्ग से संबंधित है। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद ये किसका सिद्धांत है? ये रामानुजाचार्य का है और ये श्री संप्रदाय से संबंधित है भाई। तो देखते हैं, ए का तो 4 हो गया, पी का 3, सी का 2, डी का 1। ए का 4, बी का 3। ए का 4 भाई, बी का 3, सी का 2, डी का 1। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 67। ठीक है, रचनाओं को रचनाकारों के साथ हमें सुमेलित करना है, तो करते हैं भाई। तो जो चतुर्भुज दास है, इनकी रचना कौन सी है? इनकी है द्वादश यश। ठीक है, मीराबाई की कौन सी है? राग गोविंद है। श्री भट्ट की कौन सी है? युगल शतक है। और नंददास की कौन सी है? अनेकार्थ मंजरी है भाई। ठीक है, तो ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया, डी का 2 हो गया। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है भाई, लेखकों के साथ हमको उनके ग्रंथों को सुमेलित करना है। तो हितरंगिणी किसका ग्रंथ है? हितरंगिणी कृपाराम। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास। ठीक है, माधवानल काम कंदला आलम। विज्ञान गीता केशव भाई। ठीक है, तो ए का 4, ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2। ए का 5, बी का 4, ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 68वें क्वेश्चन का 69वां क्वेश्चन है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, तो करते हैं भी इनको सुमेलित। देखते हैं, अर्ध कथानक ये किसकी है? ये है बनारसी दास की। काव्यकल्प द्रुम, जो काव्यकल्प द्रुम है ये सेनापति की है भाई। अलख शतक, जो अलख शतक है ये मुबारक की है। और 12 मासा किसकी है? सुंदर की है। ठीक है, अर्धकथानक बनारसी दास की होगी, काव्यकल्प द्रुम सेनापति की होगी, और अलख शतक होगी मुबारक की, 12 मास होगी सुंदर की भी। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 5। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 5। ठीक है ना, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 70वां क्वेश्चन है भाई अपना,
रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। 17वां क्वेश्चन रहेगा। राठौड़ो रिख्यात है दयालदास की है। विराट पुराण यह है गोरखनाथ की है। और पुष्पदंत ये है उत्तर पुराण। ठीक है, इसमें भाई उल्टे सीधे दे रखे हैं। ठीक है, 2 तो यहाँ पे लेखकों के नाम दे रखे, 2 यहाँ पे कविताएं दे रखी हैं। ठीक है, जिनदत सूर्य की कौन सी है? इनके उपदेश रसायन रास, ये जिनदत सूर्य की रचना रहेगी। ठीक है, देखो राठौड़ रिख्यात गोरखनाथ है इनकी। विराट पुराण दयालदास की है। पुष्पदंत की कौन सी है? उत्तर पुराण। जिनदत सूर्य की कौन सी है? उपदेश रसायन रास भाई। तो ए का 5 हो गया, ए का 5, बी का 4, ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2। ए का 5, बी का 4, ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। फिर है भाई पंक्तियाँ दे रखी है और उनके साथ उनके कवि दे रखे हैं, उनका हमें मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई। 3 ही आ रही है, 4 आ जाती है क्या पूरी? 4 की 4 आ गई, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना। वैसे सुनो व्यापार सारा मिट चुका है। वैसे सुनो व्यापार सारा मिट चुका है। देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं। पार है क्या कलेश का। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये किसके? मैथिली शरण गुप्त की है, यानी ए का 5 हो गया। ठीक है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समर सत्ता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। ये किसके? जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं भाई। जयशंकर प्रसाद की है, बी का 1। ठीक है, तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समर सत्ता है संबंध बनी अधिकार और अधिकार की। तो जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां रहेगी भाई। प्रथम रश्मि का आना रागिनीय, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विघ्नीय, पाया तूने यह गाना। तो ये किसकी? सुमित्रानंदन पंत जी की ये रहेगी। तो सी का 2। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ये महादेवी वर्मा की है भाई। ठीक है, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरे मिटने का अधिकार। तो ये महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। तो ए का 5 हो गया, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ए का 5, बी का 1 भाई। ए 5 1। ठीक है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 72वां क्वेश्चन है अपना। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। फिर हमें सुमेलित करना 72वां ग्रंथ है अपना। देखते हैं। साहित्य का समाजशास्त्र, तो एक इसका डॉक्टर नगेंद्र का है। ठीक है, नगेंद्र जी का। ए का 4 हो गया। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, बी का 5 हो गया भाई। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान है केदारनाथ सिंह का। तो सी का 2। ठीक है, अद्यतन है अज्ञे का। तो डी का 3। ठीक है, तो ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 3। ए का 4, बी का 5, ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 3। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 73वां क्वेश्चन है। रचना और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो करते हैं भाई। छप्पर किसका है? ये है जयप्रकाश करदम का। जयप्रकाश करदम का है। ए का 5, शिकंजे का दर्द, सुशीला टाक भोरे सॉरी। बी का 4, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिशराय का। तो सी का 1 हो गया। झोपड़ी से राजभवन, क्या भाई? झोपड़ी से राजभवन ये है माता प्रसाद का। तो डी का 3। ठीक है, छप्पर जयप्रकाश करदम का, शिकंजे का दर्द सुशीला टाकभोरे का, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिशराय का, झोपड़ी से राजभवन ये है माता प्रसाद का भी।
तो ए का 5, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ए का 5, बी का 4, ए का 5, बी का 4, सी का 1, डी का 3। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे कहानियाँ और उनके रचनाकारों को सम्मिलित करना है। ठीक है, देखते हैं कहानियाँ। यारों के यार, ये किसकी कहानी? ये कृष्णा सोबती जी की कहानी है, यानी ए का 3 हो गया। मछली मरी हुई, ये राजकमल चौधरी की है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की है भाई। बी का 5 हो गया। सपाट चेहरे वाला आदमी, क्या भाई? सपाट चेहरे वाला आदमी कहानी है दूधनाथ सिंह की। सी का 1। कोसी का घटवार, ये है शेखर जोशी की कहानी। डी का 2। ठीक है, यारों के यार कृष्णा सोबती, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह, कोसी का घटवार शेखर जोशी भाई। तो ए का 3 हो गया, बी का 5 हो गया, सी का 1 और डी का 2। ए का 3, बी का 5, ए का 3, बी का 5। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला है, निम्नलिखित संवाद पंक्तियों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। भाई पंक्तियाँ दे रखी हैं, संवाद पंक्तियाँ दे रखी है और साथ में उनके नाटक दे रखे हैं, उनको हमें क्या करना? सुमेलित करना है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे पूरा आएगा। तो देखते हैं, मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। क्या भाई? मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। ठीक है, तो ये किस नाटक की पंक्तियाँ? तो ये भाई आषाढ़ का एक दिन नाटक की पंक्तियाँ हैं और ये मोहन राकेश का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। ठीक है, अगला, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। या भाई जो अधिकार सुख है वो कितना मादक और सारहीन है, ये सकंद गुप्त का है भाई। तो ए का बी का 5 और सकंद गुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का है। ये मत सोचना भाई ये मिलान में आएंगे, ये अलग अलग पंक्तियाँ भी पूछी जाती है पेपर में। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, काफ़ी बार पेपर में आई हुई है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छी प्रकार से याद रखना। ठीक है, और जितने भी मैं करवा रही हूँ पेपर ही आपको करवाने लग रही हूँ हिंदी साहित्य के। सी है भाई, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्भला जाते हैं। तो भाई सी का हमारा क्या हुआ? ये हुआ चंद्रगुप्त का। ठीक है, ये चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। ठीक है, उदाहरण लिया गया चंद्रगुप्त नाटक से और ये जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है। तो सी का 1 भाई। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। ठीक है, ये है लहरों के राजहंस से। ठीक है, लहरों के राजहंस नाटक से है भी। तो डी का 2 और लहरों के राजहंस नाटक किसका? मोहन राकेश जी का ये नाटक रहेगा। तो ए का 3 हो गया, बी का 5 हो गया, सी का 1 हो गया, डी का 2 हो गया। तो ए का 3, बी का 5, ए का 3, ए का 3, बी का 5, 2 में है। ठीक है, और सी का क्या था? 1 था, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन ठीक रहेगा। डी का 2 था भाई, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और इसी के साथ ही भी आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है भाई, इसी से मेरे को पता चलता भाई आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही है या नहीं। ठीक है, और मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भाई मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है। ठीक है, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, जहाँ पर मैं जो ये जितनी भी क्लासें हैं उनके नोट्स क्या है प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। ठीक है, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी क्या? तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है, और ये जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।